Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the Day 3 class of revision course related to computer instructor. ठीक है, तो डे 1 पे हमने डिस्कस किया था सैट सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन. उसके बाद डे 2 पे हमने डिस्कस किया था कंप्लीट डिजिटल लॉजिक, साथ में एमसीक्यूज भी देखे थे. और आज की अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज. ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चीज़ों के, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी सबकी मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ सी प्रोग्राम से. एक प्रोग्राम को क्रिएट करने से एग्जीक्यूशन तक क्या क्या फेजेस रहती हैं वो देखते हैं. एडिट सबसे पहला प्रोसेस, जब हम क्रिएट करें किसी भी प्रोग्राम को. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्री प्रोसेसर प्रोग्राम. ठीक है, प्री प्रोसेस किया जाता है तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करता है, प्रोसेस करता है कोड को. देन कंपाइल होता है प्रोग्राम. ठीक है, कंपाइलेशन में क्या होगा, क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट कोड और उसे स्टोर कर दिया जाता है. देन हमारे पास आता है लिंकिंग. ठीक है, लिंकर इसमें वर्क करेगा. लिंकर क्या करता है, देखिए लिंक करता है जो भी ऑब्जेक्ट कोड है उसको लाइब्रेरीज के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया. उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड को लिंक किया जाता है लाइब्रेरीज के साथ, और फिर क्रिएट की जाती है एक फाइल. लाइक a.c है तो a.out फाइल क्रिएट हुई और उसे स्टोर कर दिया गया. देन हमारे पास आता है लोडर. ठीक है, लोडर आता है तो लोडिंग का काम होता है. लोडिंग फेज हो गया एक हमारी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें. ठीक है, अब देखिए लोडर क्या करेगा, लोडर पुट्स प्रोग्राम इन मेमोरी. अब लोडर क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम है उसे कहाँ पे लेकर जा रहा है, मेमोरी में लेकर जा रहा है. ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि डिस्क से कहाँ पे लेके जाना पड़ता है, हमें प्राइमरी मेमोरी में लेकर जाना पड़ता है जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, तो लोडर ये काम करता है. उसके बाद देखिए सीपीयू में क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन किया जा रहा है. ठीक है, फाइनल लास्ट फेज जो है वो क्या है, एग्जीक्यूशन. तो अभी सीपीयू क्या करेगा, एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाएगा प्राइमरी मेमोरी से और उसे एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, तो ये डिफरेंट फेजेस रहती है हमारे सी प्रोग्राम में. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, मेन फंक्शन रहता है. नंबर ऑफ फंक्शंस हम ऐड कर सकते हैं अदर देन मेन फंक्शन, लेकिन मेन फंक्शन होना किसी भी सी प्रोग्राम में ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ही ओपनिंग ब्रेसिस से हमारी एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्टार्ट होती है, और क्लोजिंग ब्रेसिस पे क्या होती है, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है. ठीक है, तो हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है, और बाकी फंक्शंस हम अपनी अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. तो देखिए जो फंक्शन होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हेडर आता है, और फिर बेसिक ब्लॉक होता है. ठीक है, हेडर में देखिए क्या होता है, रिटर्न टाइप होती है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, फ्लोट हो. देन फंक्शन का नेम होगा और फिर पैरामीटर लिस्ट होगी, और देन बेसिक ब्लॉक होता है. हर फंक्शन का अपना बेसिक ब्लॉक होगा. अब देखिए बेसिक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग होंगी, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगी. आप जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं उन्हें डिक्लेयर करेंगे और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स डाल देंगे. अब देखिए सेमीकोलन हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, और ब्लॉक में आपके 0 से या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. ठीक है, 1 2 3 4 कितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक्स जो है वो लीगल है और कॉमनली यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास इसी में देखिए आता है रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट एक जनरली हम यूज़ करते हैं जब भी आपका अगर रिटर्न टाइप कुछ और है. ठीक है, वॉइड मेन अगर आप लेते हैं किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप, ठीक है, या कोई और फंक्शन है, ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं. ठीक है, तो वॉइड सम है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉइड है, रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम कुछ. लेकिन अगर हमने लिखा इंट सम, तो दैट मीन्स ये एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू, किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है. ठीक है, अब जब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हमें, अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं तो 0 लिखना पड़ेगा. अदरवाइज कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को भी लिख सकते हैं, कोई अदर देन 0 जो भी वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी आपका रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो कंट्रोल वापस उसी प्रोग्राम पे उसी फंक्शन के पास पहुँच जाता है जहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल किया होता है. ठीक है, रिटर्न्स टू द कॉलर और इनवॉकर, जहाँ से भी हमने किसी एक फंक्शन को कॉल किया होता है. अब उस फंक्शन पे हम वर्क कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो ये कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, चाहे मेन हो चाहे कोई और फंक्शन हो. ठीक है, वापस चला जाएगा कंट्रोल. नेक्स्ट देखिए जो कमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोग्राम को इजी बना देते हैं. ठीक है, जो भी कोई रीड कर रहा है उसके लिए इजी हो जाता है कि कई बार हम कमेंट्स डाल देते हैं, हाँ ये चीज़ इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के दौरान. ठीक है, तो इसलिए कमेंट्स बेसिकली रीडेबिलिटी के लिए सही रहते हैं. और यहाँ पे हमने क्या देखना है कि किस तरह से कमेंट्स दिए जाते हैं.
ठीक है, तो ये आपका लाइन कमेंट है और ये क्या है, ब्लॉक कमेंट। अगर सिंगल लाइन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये कमेंट यूज़ करेंगे, और एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे कमेंट्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। तो एस्केप कैरेक्टर्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स जनरली यूज़ होते हैं, सी में देखिए स्लैश एन, ये किस लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, और स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए। तो ये पोजीशन आपके स्क्रीन के कर्सर की करेगा, ठीक है, कहाँ पे ले जाएगा उसे, बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, ठीक है, कहाँ ले जाएगा, करंट लाइन के बिगिनिंग में ले जाएगा। स्लैश ए, तो ये क्या, अलर्ट साउंड द सिस्टम बेल, एंड बैक स्लैश, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 2 बार स्लैश है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप बैक स्लैश, अगर जब भी आप बैक स्लैश को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इससे यूज़ करेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आप डबल कोट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप बैक स्लैश लेके डबल कोट्स को लिखेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा डबल कोट्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो देखिए रिजर्व्ड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है, चाहे वो सी हो, चाहे C++ हो, जावा हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आते हैं इंट, रिटर्न, फ्लोट, कैरेट, कैर, वाइल, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे क्या हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और उन्हें हम एज वेरिएबल या एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आइडेंटिफायर देखिए क्या होता है, लाइक यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेलो माय नेम इज़ ID, ठीक है, चाहे कोई एरे है, चाहे कोई वेरिएबल है, चाहे कोई फंक्शन है, हर किसी को हमें क्या देना पड़ता है, एक नाम देना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम उसे फर्दर उसी नाम से यूज़ कर सकें। तो देखिए जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज टू नेम एंड रेफर टू अ डेटा एलिमेंट और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम, ठीक है, जो वो वर्ड्स आइडेंटिफायर्स होंगे जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं एज नेम। तो वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स कौन कौन से होंगे, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम इग्नोर कर देते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो देखिए जो भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स होंगे वो स्टार्ट होंगे लेटर से या अंडरस्कोर सिंबल से, ठीक है, या तो लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं या अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप 1 2 3 से नहीं कर सकते, न्यूमेरिक से नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हो सकती हैं आइडेंटिफायर नेम में, लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं सिर्फ। तो सिंबल्स में सिर्फ अंडरस्कोर्स पॉसिबल हैं और कोई भी सी का रिजर्व्ड वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव है, ये अगर हम लेते हैं अलग अलग कंसीडर होते हैं, ठीक है, कोई ये कैप्स में है, ये सारा स्मॉल में है, यहाँ पे कम्प्लीटली कैप्स में है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, डिफरेंट कंसीडर होंगे। अब देखिए कौन से इनवैलिड है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया, ये किसी और सिंबल को यूज़ किया और स्टार्टिंग में वो आ गया, एंड यहाँ पे हमने एंड यूज़ कर लिया, यहाँ हमने स्पेस दे दिया, ठीक है, और रिटर्न ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स हैं क्योंकि ये स्टार्ट हो रहे हैं देखिए किसी डिजिट से या इन बिटवीन कोई और सिंबल यूज़ किया जा रहा है जो अलाउड नहीं है, ठीक है। इस वाले केस में हम यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड, ठीक है। तो ये सभी क्या रहेंगे, इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अब देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, होल नंबर्स और रियल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे पास आता है शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास आता है फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, वैसे तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती हैं चीज़ें, ठीक है, ये सब फिक्स नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो शॉर्ट जो है वो लेता है 2 बाइट्स, इंटीजर लेता है 4 बाइट्स, लॉन्ग लेता है 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स एंड लॉन्ग डबल 10 बाइट्स, ठीक है। अब एक जो रेंज आपने याद रखनी है वो इसकी रेंज याद रखनी है, ठीक है, -32768 to 32767, ये रेंज आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कई बार प्रिंटएफ में कोड वाले क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर उसमें मूव करता रहता है, अगर आपको 32768 दे दिया है, ठीक है, तो वो आपका वापस सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करके आपकी वैल्यू जो होती है वो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से है, ये क्या करता है, जो रेंज है वो इस तरह से मूव करती रहती है, अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो वो प्रिंट होगा, इस तरह से प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये रेंज आपने याद रखनी है। डिटरमाइनिंग डेटा टाइप साइज। अब देखिए डेटा टाइप का साइज आप चेक करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ इंट करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि आपका कंपाइलर इंटीजर वेरिएबल के लिए कितना बाइट्स ले रहा है, डबल के लिए कितना बाइट्स ले रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंटएफ फंक्शन। तो देखिए प्रिंटएफ फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या रहता है, वो फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिस्ट,
ठीक है, तो जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर्स इंक्लूडेड होते हैं, %d, %u, %f, %c, %s। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जब भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल टाइप। अब देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ आती है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं प्रिंट एफ से रिलेटेड, लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, %5d। अगर हम सिंपल %d लिखते और साथ में लिखते 123, तो क्या प्रिंट होता, 123 प्रिंट हो जाता। अब हमने क्या लिखा, %5d। अब 5 से क्या होगा, ये 5 टोटल स्पेसेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जितने भी हैं उन्हें प्रिंट कर देगा और बाकी के लिए स्पेस छोड़ देगा। ठीक है, तो 5 से देखिए क्या आ रहा है, कोई भी अगर हम नंबर देते हैं, अगर हम विड्थ दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू जनरेट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए माइनस ये साइन लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, लेफ्ट जस्टिफाई कर देगा। अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, प्लस साइन लगा देगा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। और अगर हैश होगा तो लीडिंग 0 लगाएगा ऑक्टल वैल्यू के लिए और 0x लगाएगा हेक्स वैल्यू के लिए। ठीक है, और 0 लिखते हैं अगर, तो वो जितने भी नंबर है, ठीक है, जितने भी नंबर यहाँ पे जैसे 1 2 3 था तो उससे पहले क्या लगा देगा, जीरोस लगा देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, +05d। ठीक है, क्या ले रहे हैं, +05d। अब प्लस का क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो प्लस लगा दिया। अब देखिए 0 लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, 0 अगर होगा तो आगे जितने भी वैकेंट रहेंगे प्लेसेस उनके लिए 0 यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 की जगह 7 करते हैं तो देखिए 2 और प्लेसेस पे 0 आ जाएगी। अब क्या है, %5o। अब ये क्या करेगा, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। 123 को o में क्या है, ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, o से क्या करेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा। और हमने क्या दिया है, हैश। हैश से क्या करेगा, देखिए हैश से ये जितने भी जो भी ऑक्टल नंबर है उसके आगे क्या लगा देगा, 0 लगा देगा, जो भी नंबर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। इसी तरह से देखिए ये हैश क्या है, हैश हम x ले रहे हैं, x मीन्स हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा ये। और हमने क्या लिया साथ में, x लिया। ठीक है, 7x। अब टोटल जो प्लेसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। x से हेक्साडेसिमल में ये इससे कन्वर्ट कर देगा, ये 7 भी इसका हेक्साडेसिमल है। और साथ में हैश दी है हमने तो क्या ले लेगा, 0x ले लेगा। ठीक है, इसी तरह से फ्लोट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आगे फर्दर कभी भी रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटर्न फ्रॉम प्रिंटएफ। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटएफ फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और प्रिंटएफ फंक्शन क्या कर रहा है, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए प्रिंट काउंट जो वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी को काउंट किया जाएगा, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो /n हो। ठीक है, चाहे वो एस्केप कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो स्पेस है, सभी चीज़ें काउंट होंगी। तो देखिए %d में क्या है, num1, तो ये क्या आएगा 55। अब यहाँ पे स्पेस है, देन क्या आएगा प्लस, उसके बाद स्पेस आएगा, देन क्या है 30, फिर स्पेस है, फिर इज इक्वल्स टू है, फिर स्पेस है, एंड देन क्या आ जाएगा देखिए 85। अब साथ में क्या है /n। ठीक है, न्यू लाइन में चला जाएगा वो। अब देखिए इसे काउंट करेंगे तो अब क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 13 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटर्न फ्रॉम स्कैनएफ। अगर हम स्कैनएफ से की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं किसी वेरिएबल में तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रिटर्न होगा, जितनी भी वैल्यूज़, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी रीड की जा रही हैं, ठीक है, वो वैल्यू वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, हाइट, वेट, इनकी वैल्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा काउंट में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरल कॉन्स्टेंट्स। अब देखिए लिटरल्स क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का नाम होता है और ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब देखिए जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं उसमें हम ना तो यूज़ कर सकते हैं डेसिमल और ना यूज़ कर सकते हैं कॉमा, ये आपके क्या हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की अगर बात करें तो उसमें देखिए आप कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें आप डॉट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू स्पेसिफाइड होंगी, हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल में वैल्यू जो है वेरी कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जीक्यूटेबल कोड।
अब देखिए जो एग्जीक्यूटेबल कोड है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और साथ में फंक्शन कॉल्स। अब जो ऑपरेटर्स जनरली हम यूज़ करते हैं कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, रिलेशनल ऑपरेटर्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लॉजिकल नॉट एंड और, बिटवाइज एंड और, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखिए कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा इंटीजर और फ्लोट्स, ठीक है, इसमें डिवीजन हो रहा होता है, इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है, इसमें डिवीजन हो रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या चेक करना है, अब यहाँ पे हमारा जो आई है ये इंटीजर है, ठीक है। अब अगर इंटीजर होगा जिसमें भी वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है, वो तब हमारा कभी भी डेसिमल वाली वैल्यू आएगी नहीं। अब इस केस में जो ए है ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अब इस केस में चाहे 0 आए पॉइंट के बाद, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, जो भी आ रहा होगा वो वैल्यू ज़रूर आएगी। अब बाकी डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर है तो यहाँ पे सिर्फ 2 लेगा, 5.0 डिवाइडेड बाई 2 है तब भी 2 आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2.0 है तब भी 2 आ रहा है, 5.0 2.0 है तब भी 2 आ रहा है, ठीक है। और इस केस में हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर तो इंटीजर होगा तो देखिए इस तरह से होगा, अगर फ्लोट होगा 5/2 होगा तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इनमें से अगर कोई भी एक फ्लोट होगी, इनमें से अगर कोई भी एक फ्लोट होगी तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लोट आएगी और पूरा रिजल्ट आएगा 2.5। अगर दोनों इंटीजर है सिर्फ तभी ये 2.0 आएगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही फ्लोट वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ 2/5 की है तो 0.0 आया, और अगर हम ये ले रहे हैं तीनों वैल्यूज़ तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 0.4 रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा असाइनमेंट रूल्स। तो देखिए जब भी हम कोई भी डेटा असाइन करना चाहते हैं, लाइक हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है, ठीक है, अब इंटीजर वेरिएबल लिया है ग्राम्स, अब ग्राम्स में हम क्या डाल रहे हैं, 2.99 ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो सिर्फ 2 असाइन होगा, ठीक है। बाकी वैल्यू क्या कर दी जाती है, ट्रंकेट कर दी जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू फिट होगी, ठीक है, जितनी भी इंटीजर पार्ट ले सकता है वैल्यू, उतनी वैल्यू से असाइन कर दी जाती है, ठीक है। इसे बोला जाता है इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप कास्टिंग। तो देखिए टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या चीज़ होती है, 2 तरह से होती है टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2.0, तो ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, 0.5 रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसे भी इंटीजर ले लिया, इसे भी इंटीजर ले लिया और रिजल्ट भी इंटीजर ले लिया, तो 1/2 क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन होगी कि जो वेरिएबल्स यूज़ करें हम डिवीजन में वो भी इंटीजर है और जो रिजल्ट है वो भी क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए टाइप कास्टिंग में क्या होगा, या तो हम क्या कर सकते हैं 1 और 2 इसे ले लिया और इसे डबल ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए एम को क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं एम का, ठीक है। एम को किस तरह का बना रहे हैं, डबल टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ इसमें ब्रेसेस नहीं है, इस अगर ये चीज़ होती है तो हम रिजल्ट को डबल टाइप का बना रहे हैं, यहाँ पे हम किसे डबल टाइप का बना रहे हैं, एम को डबल टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टाइप कास्ट ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या है, टाइप कास्ट ऑपरेटर है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसे एक टाइप से दूसरी टाइप में, ठीक है। तो इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। अब देखिए अगर इस तरह से कर रहे हैं हम, तो ये क्या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है कि वो अपने आप ही क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 17 डिवाइडेड बाई 5.5 जब हम करेंगे तो 17 को कंपाइलर क्या करे, 17.0 कर दे रहा है, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। और इस तरह से जब हम मैनुअली कर रहे हैं, डबल बना रहे हैं इसे 17 को, ठीक है, डबल टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसमें हम क्या यूज़ करें, लाइक देखिए a=a+3 लिखने के बजाय अगर यही वेरिएबल यहाँ पे भी है तो हम क्या लिख देते हैं, a+3, ठीक है। इसी तरह से d-4 क्या हो जाएगा, d=d-4, e×5 क्या हो जाएगा, e=e×5, f डिवाइडेड बाई =3 क्या हो जाएगा, f=f/3, g मॉड्यूलस =9 क्या हो जाएगा, g=g⁻9। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ से कई बार कोड वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज भी कुछ पूछा जा सकता है।
तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस। अब इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, दोनों के साथ लगता है ये, इंक्रीमेंट के साथ भी और डिक्रीमेंट के साथ भी, पोस्ट एंड प्री। अब देखिए जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो क्या किया जाता है, जो भी करंट वैल्यू होती है वेरिएबल की उसे यूज़ कर लिया जाता है और फिर उसे इंक्रीमेंट किया जाता है। लेकिन प्लस प्लस एक्स होगा तो इससे पहले क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट एंड देन इसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू क्या है 2 और रिजल्ट, अब रिजल्ट में क्या है 2 मल्टीप्लाई एन प्लस प्लस। अब एन की रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले एन की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और एन रिजल्ट में क्या आ जाएगा 4 और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो पहले एन की वैल्यू को यूज़ किया जा रहा है रिजल्ट की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, पोस्ट है अगर तो एन की वैल्यू को पहले यूज़ किया जाएगा फिर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर प्लस प्लस एन होगा तो इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट होगी फिर रिजल्ट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो प्लस प्लस एन क्या हो जाएगा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 6 और एन में क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डिफरेंट क्या है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता चला, सिलेक्शन जिसमें हम इफ देन एल्स यूज़ कर रहे हैं, रिपीटिशन जहाँ पे हम लूप यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की उसमें हमारे पास ये रहता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन यूनरी माइनस, यूनरी प्लस, नॉट एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, देन टाइप कास्टिंग आता है, then multiply divide and division plus minus, then less than greater than, less than equals to greater than equals to, फिर equals to not equals to, logical and logical or and then equals to, ठीक है, ये आपकी प्रेसिडेंस रहती है ऑपरेटर्स की। अब देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने देखी 3 चीज़ें, सीक्वेंस जिसमें सीक्वेंस में ही वर्क चलता रहेगा और सिलेक्शन और साथ में रिपीटिशन, ठीक है। सिलेक्शन में हमारे पास इफ एल्स, इफ देन एल्स, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ये सब चीज़ें होती हैं। और साथ में दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है स्विच, ठीक है। इफ़ और इफ एल्स आई होप कि सबको क्लियर होगा, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डिस्कस करने में, ठीक है। तो स्विच से कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, तो यहाँ पे हम स्विच को डिस्कस करेंगे। अब देखो केस ए, केस बी, केस जेड, इस तरह से केसेस होती है हमारे पास। केस ए के लिए क्या एक्शन लिया जाना है वो होता है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें, और साथ में हम क्या लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक्स के साथ अगर स्विच है तो देखिए अगर केस ए एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस कि स्विच से बाहर चला जाएगा और जो एग्जीक्यूट होना है वो हो जाएगा, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट एक्शन एग्जीक्यूट होना है तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, केस जो भी पर्टिकुलर केस है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, चाहे केस ए हो, बी हो, जेड हो या डिफ़ॉल्ट हो, जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा और फिर बाहर आ जाएगा। अब अगर विदाउट ब्रेक हम देते हैं, ठीक है, अगर हम ब्रेक नहीं देते हैं तो देखिए उस केस में क्या होगा, उस केस में केस ए अगर हमारा मैच कर जाता है तो केस ए एग्जीक्यूट होगा, फिर बी एग्जीक्यूट होगा, इन बिटवीन जितने आ रहे हैं वो सब एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर केस वाई मैच हुआ तो वाई एग्जीक्यूट हो जाएगा, जेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ब्रेक इन बिटवीन नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। तो कोड देके भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, इसका सिंटेक्स स्विच, स्विच का एक्सप्रेशन रहेगा, कोई भी वेरिएबल रहेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट n, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे तो आप 1 2 3 लें, चाहे कैरेक्टर लें, ABCD लें, ठीक है, वो कांस्टेंट्स होंगे, हमेशा क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। अब देखिए इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द वैल्यूज कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट n, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन है, स्विच एक्सप्रेशन है, उसको कंपेयर किया जाता है इन वैल्यूज़ के साथ, जो भी मैच करती है वो स्टेटमेंट क्या कर दी जाती है, उस वाले ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। अब देखिए जो हम यहाँ पे ले रहे हैं कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, ये क्या होनी चाहिए वैल्यूज़, कैरेक्टर या इंटीजर हो सकती हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी MCQ पूछा गया, आया हुआ है पहले, ठीक है, कि फ्लोट वैल्यू हो सकती है या कोई और वैल्यूज़ आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ठीक। तो देखिए ये एक एग्जांपल है स्विच स्टेटमेंट का। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक लेटर ग्रेड वेरिएबल ली है जिसकी वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, और उससे हम यहाँ पे दे रहे हैं स्विच एक्सप्रेशन।
अब या वो ए डालता है तो देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा, पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 4.0, प्रिंट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स में वैल्यू जा रही है, ठीक है। इसी तरह से बी में 3.0, सी में 2.0, डी में 1.0, एफ में 0.0 और डिफॉल्ट्स में क्या आ जाएगा 0.0 और प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड लेटर ग्रेड, ठीक है। तो अगर बी प्रिंट किया जाता है तो यहाँ पे देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी हम दोनों दे सकते हैं, कॉलन आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया जा रहा है यहाँ पे देखिए कॉलन दिया जा रहा है और कॉलन के साथ यहाँ पे आप मल्टीपल दे सकते हैं ऑप्शंस, जिनके लिए एक कोई भी आप वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो बी कैपिटल बी भी दे दिया, स्मॉल बी भी दे दिया, अब उसके लिए हम पॉइंट्स में क्या डलवा रहे हैं वैल्यू 3.0। अब यहाँ पे ब्रेक देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्विच से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीटिशन। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, लूपिंग यूज़ कर रहे हैं जब हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को क्या करना चाहते हैं, बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसे हम सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम क्या करा रहे हैं, लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड, बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। जो भी आपका कोड होगा वो बॉडी ऑफ द लूप में आ जाएगा जिसे आप रिपीट कराना चाह रहे हैं। तो 3 लूप्स हमारे सी में हैं, वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट एंड डू वाइल, ठीक है। 3 लूप्स हैं तो सबसे फ्लेक्सिबल है वाइल लूप, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर स्टेटमेंट जो फॉर लूप है हमारा नेचुरल काउंटिंग लूप की तरह वर्क करता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं हम, वर्क करता है वो, ठीक है। फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर लूप जो है नेचुरल काउंटिंग लूप है। देन हमारे पास आता है डू वाइल स्टेटमेंट जो आपके बॉडी को एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन जो है बाद में चेक की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लूप्स की बात थोड़ी सी। अब देखिए जो हमारे लूप के कुछ पिटफॉल्स होते हैं, लाइक अगर आपने यहाँ पे वाइल के बाद यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से फॉर में होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं वाइल लूपिंग, या जब भी हम लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें कंसीडर करते हुए प्रोग्राम को बनाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए वाइल के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाना है, ना ही फॉर के बाद लगाना है, ठीक है। अगर हम ऐसे सेमी कॉलन लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, ये पूरा ही क्या है, वाइल लूप है। अब ये क्या किया उसने, यहीं पे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। यहीं पे क्या कर दिया, वाइल लूप को टर्मिनेट कर दिया और ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी, वाइल के अंदर कंसीडर नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट होगा वो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने नम की वैल्यू 10 डाली और ये इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अगर नम नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या कर रहा है, बार बार लूप में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं हो रही है अभी, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज होती डिक्रीज़ आगे। अब क्या करेगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने अगर आ जाता है क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है कि यहाँ पे अगर सेमीकोलन है तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, चाहे फॉर लूप के बाद में लगा दें, ठीक है। किसी भी लूप के बाद में ऐसे नहीं लगता है सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमें लूप से या स्विच से एकदम बाहर आना है, ठीक है। किसी भी लूप से अगर हम बाहर आना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने जहाँ पे भी ब्रेक लिखा होगा, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, कुछ इसके बाद है सपोज, तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक होती है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो देखिए कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, क्या डिफरेंस है ब्रेक और कॉन्टिन्यू में। जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, इफ़ लिया। अभी इफ़ में हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सपोज इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, ठीक है। कुछ भी 2 वेरिएबल्स ले लिए, अब हमने क्या किया, कॉन्टिन्यू। अब देखिए जब भी आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, इसे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें क्या करती है, बाईपास कर देती है, उन्हें क्या है, छोड़ देती है और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चली जाती है, ठीक है। अभी अगर हमने आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया था अपना लूप और अभी हम सपोज 5 पे हैं, ठीक है। अब 5 वाला चल रहा है, ठीक है। तो 5 वाले के लिए ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आगे फर्दर जो लूप है वो कंटिन्यू हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 6 के लिए, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर आइट्रेशन पे हम वर्क कर रहे हैं उस आइट्रेशन के लिए कंटिन्यू के बाद की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल क्या होता है, पास कर दिया जाता है नेक्स्ट आइट्रेशन को। अब देखिए एक जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस से बनता है, ठीक है। स्टोरेज क्लासेस हमारी जो है सी में 4 स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास,
ठीक है, ये 4 स्टोरेज क्लासेस हैं। पहले तो सबसे पहले आपको इनका नाम याद होना चाहिए, उसके बाद क्या 4 चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। देखिए, स्टोरेज ऑटोमेटिक कहाँ स्टोर होता है, ऑटो जो वेरिएबल होता है वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। जो रजिस्टर होता है ये स्टोर होता है सीपीयू रजिस्टर्स में। ठीक है, जो रजिस्टर वेरिएबल होता है ये कहाँ स्टोर होता है, सीपीयू रजिस्टर्स में, और स्टैटिक भी मेमोरी में और एक्सटर्नल भी मेमोरी में। ठीक है, तो बाकी तीनों कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। सिर्फ सीपीयू रजिस्टर में कौन सा स्टोर होगा, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल जो होता है। ठीक है, अब देखिए डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है, अगर हम नहीं असाइन कर रहे हैं कोई भी वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होगी, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होगी। इसकी भी गार्बेज वैल्यू होगी रजिस्टर की। जो स्टैटिक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और जो एक्सटर्नल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास 4 क्लासेस हैं, ऑटोमेटिक है, रजिस्टर का क्लास है, देन हमारे पास कौन सी है, स्टैटिक है और एक्सटर्नल है। अब देखिए सबसे पहले हमने स्टोरेज की बात की, तो ये मेमोरी में होगा, ये सीपीयू रजिस्टर्स में होगा, ये मेमोरी में होगा और ये मेमोरी में होगा। देन डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें गार्बेज वैल्यू होगी, इसमें भी गार्बेज वैल्यू होगी, और स्टैटिक और एक्सटर्नल में 0 0 होगी। देन देखिए स्कोप की अगर बात करते हैं, स्कोप की अगर बात करें हम, तो इसका क्या रहेगा, स्कोप लोकल रहेगा, रजिस्टर वाले का भी लोकल रहेगा। इसका जो स्कोप होता है, देखिए इसका जो स्कोप होता है वो लोकल ही होता है, लेकिन लाइफ इसकी जो होती है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसका स्कोप क्या रहता है, ग्लोबल रहता है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल है। ठीक है, तो देखिए इसकी भी क्या रहेगी, लोकल रहेगा, इसका स्कोप लोकल ही रहेगा। ठीक है, लाइफ में डिफरेंस आएगा, और इसका क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। लाइफ अगर हम बात करें तो विद इन द ब्लॉक रहेगी इसकी लाइफ, ऑटोमेटिक के विद इन ब्लॉक रहेगी। ठीक है, इसके बेस पे कई बार आउटपुट्स में चेंज आ जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो ऑटोमेटिक है इसकी जो लाइफ रहेगी वो क्या रहेगी, विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक रहेगी। उसके बाद हमारे पास आता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, इसमें भी क्या रहेगा, आपका ब्लॉक में ही रहेगा। स्टैटिक में क्या होता है, उसकी जो लाइफ है वो रहती है। ठीक है, कोई अगर कोई भी वेरिएबल है कहीं पे घूम के आ रहा है तो वो अलाउड है। ठीक है, उसकी लाइफ, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मेमोरी में वो क्रॉस नहीं हो जाती अगर वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में गया। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो रिटेन करके रखता है वो। ठीक है, और यहाँ पे जो है पूरे प्रोग्राम में उसकी लाइफ रहती है, जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है उसकी लाइफ पूरे प्रोग्राम में रहती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आते हैं एरेज। एरेज में अगर हम बात करें 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे ये होते हैं। ठीक है, ये 1D एरे का एग्जाम्पल है, ये आपके पास 2D एरे का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए एरे क्या है, वेरिएबल डेटा है, सेम नेम होता है, सेम टाइप होता है, कॉन्टिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, और कैन मैनिपुलेट और यूज इंडिविजुअल वेरिएबल को भी मैनिपुलेट कर सकता है और पूरी लिस्ट को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब देखिए डिक्लेयर कैसे करते हैं एरेज को, डेटा टाइप लिया, वेरिएबल लिया और साइज दे दिया। ठीक है, डेटा टाइप लिया, वेरिएबल लिया और वेरिएबल का नाम और साइज। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या दे सकते हैं, कॉन्स्ट इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करें, कांस्टेंट बना दे रहे हैं। ठीक है, क्या बना दे रहे हैं, इसे कांस्टेंट बना दे रहे हैं कि आगे फर्दर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 लिया, 300 लिया, 3284 लिया, आगे फर्दर हम कभी भी उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया। अब डिफाइंड कांस्टेंट एज एरे साइज। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, अब इसमें क्या है 50 ही वैल्यू रहेगी। अब एक्सेस कैसे करते हैं हम एरे एलिमेंट्स को, स्कोर 0, स्कोर 1, स्कोर 11, इस तरह से जो भी आपका 12 है। ठीक है, तो 0 से लेकर 11 तक जो है आपका इंडेक्स की वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगी और 11 तक ये मूव करेगी। अब इनिशियलाइज करने अगर आपने एरे को तो कैसे करेंगे, इंट स्कोर्स 3, 76, 98, 83, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरे की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, 0, 1, 2 हमारे पास रहेंगी, 3 इंडेक्स रहेंगे, इसमें 3 वैल्यूज़ का एरे है, तो 76 फर्स्ट में आ जाएगा, देन 98 एंड 83। ठीक है, चाहे आप मैनुअली इस तरह से लिखें और चाहे ऐसे दे दें, वन एंड द सेम थिंग। देन देखिए ऑटो इनिशियलाइज कर रहे हैं अगर हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स 5 एरे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने एरे एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। अब हमने 76, 98 और 83 दिया है। बाकी वैल्यूज़ जो होती हैं एरे में वो किससे फिल हो जाती हैं, 0 से फिल हो जाती हैं। ठीक है, जो भी आपका अगर फ्लोट होगा एरे तो 0.0 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटीजर है तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, बाकी में 0 0 रह जाएंगी और जो आपने दी हुई है वैल्यूज़ वो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स में आ जाएंगी। अब इसी तरह से देखिए डिक्लेयर्स, अब यहाँ पे अगर हमने कोई भी यहाँ साइज मेंशन नहीं किया और यहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, 3 साइज इसको एलोकेट कर देगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, 3 साइज एलोकेट कर देगा। ठीक है, अगर हमने एरे का साइज नहीं दिया हुआ है तो जितनी भी वैल्यूज़ हम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये एरे का साइज एलोकेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी डायमेंशनल, तो 1D के बाद हमारे पास देखिए 1D एरे है तो 1 डायमेंशनल है, 2D 3D 4D, इस तरह से अगर आपको लेना है तो आप क्या लेंगे, मल्टी डायमेंशनल। तो उसमें देखिए हम क्या लेते हैं 2, जैसे अभी हमें 2 डायमेंशनल चाहिए तो हमने क्या लिया, रोज़ बता दिया और कॉलम्स बता दिए। ठीक है, फर्स्ट वन स्पेसिफाई करेगा रोज़ को और ये वाला स्पेसिफाई करेगा कॉलम्स को। अब देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर अगर हम यूज़ करते हैं एरेज पे तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, टोटल बाइट्स रिटर्न करता है जितनी यूज़ की जा रही हैं एरे के द्वारा। ठीक है, तो देखिए साइज ऑफ रिटर्न करेगा टोटल बाइट्स इन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ उसकी हेल्प से आप टोटल एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइज ऑफ है ये आपको रिटर्न टोटल बाइट्स जो यूज़ में है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, एक एरे है, अब कुछ ही वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कराई हुई हैं। ठीक है, कुछ ही वैल्यू एलिमेंट्स हैं जिसमें वैल्यूज़ हैं, बाकी अनयूज्ड हैं। ठीक है, तो ये टोटल बाइट्स जितनी आप यूज़ कर रहे हो वो आपको बताएगा, ये नहीं बताएगा कि कितनी बाइट्स आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जितनी बाइट्स आप यूज़ कर रहे हो वो नहीं बताएगा साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो यू कैन नॉट यूज साइज ऑफ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग यूज्ड इन द पार्शियली फिल्ड एरे। ठीक है, उसके लिए हम साइज ऑफ यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स एंड पॉइंटर टू अ फंक्शन। ठीक है, ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका भी। तो देखिए फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स क्या होता है, जैसे अगर हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पे जो फन है ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, और जो रिटर्न कर रहा है एक पॉइंटर को। ठीक, अगर तो यहाँ पे स्टार और फिर फन ब्रैकेट है तो ये क्या है, देखिए रिटर्न टाइप दिस एस्टेरिक साइन देन फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट्स। अब ये क्या है, एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा पॉइंटर को, और पॉइंटर टू अ फंक्शन का क्या रहेगा सिंटेक्स, तो देखिए यहाँ पे स्टार फन होगा, इसको ब्रैकेट में ले लिया गया है, और इंट आई। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स, और ये क्या है, पॉइंटर टू अ फंक्शन। ठीक है, दोनों का सिंटेक्स देखिए डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, ये क्या है, पॉइंटर टू अ फंक्शन। ठीक है, डिक्लेयर्स फन टू बी अ पॉइंटर टू अ फंक्शन इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में फन को हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू एंड टेक्स वन आर्ग्यूमेंट ऑफ इंटीजर टाइप। जो रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू का और एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो इतना ही पूछा जाता है एमसीक्यू लेवल पे। ठीक है, एमसीक्यूज में कोडिंग नहीं करनी है आपको कि इन दोनों में से क्या है ये। ठीक है, अब देखिए M% मार्क्स 0 और मार्क्स अगर हम लिखते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है। अगर बेस एड्रेस हम फेच करना चाहते हैं किसी भी एरे का, ठीक है, ये आपके पास एक एरे है, इसमें हम इस एलिमेंट का जो भी एड्रेस होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं। एरे का क्या होता है, ये बेस एड्रेस होता है। अब देखिए चाहे तो हम लिखें ये क्या है, एलिमेंट मार्क्स, अगर ये एरे है तो ये क्या है, एलिमेंट मार्क्स 0, ये क्या है, मार्क्स 1, मार्क्स 2। अब इसका अगर एड्रेस चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, M% मार्क्स 0। ठीक है, लेकिन जब हम एरेज में वर्क करते हैं तो जो सिंपल एरे नेम है, ठीक है, जो सिंपली एरे नेम है उसके थ्रू भी हम क्या ले सकते हैं, बेस एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप ये कंसीडर करके चलिए कि जो सिंपली अगर एरे नेम है वो आपको क्या रिटर्न करता है, बेस एड्रेस रिटर्न करता है एरे का। तो देखिए चाहे हम लिखें मार्क्स ऑफ आई, चाहे हम लिखें स्टार मार्क्स प्लस आई, चाहे हम लिखें आई प्लस मार्क्स, चाहे हम लिखें आई ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये चारों ही चीज़ें सिमिलर हैं, सेम है। ठीक है, कंपाइलर जो है इंटरनली सबको कन्वर्ट करता है इस तरह। ठीक है, तो अगर हम मार्क्स ऑफ आई लिखते हैं, ठीक है, अगर हम मार्क्स ऑफ आई लिखते हैं, मार्क्स ऑफ 1 लिखते हैं, ठीक है, मार्क्स ऑफ 1 लिखा हमने, चाहे हम लिखें मार्क्स प्लस 1 और चाहे हम लिखें 1 प्लस मार्क्स,
ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट है हमारा एरे का, और चाहे हम लिखें 1 एंड देन मार्क्स। तो देखिए ये चारों ही जो नोटेशंस हैं ये क्या हैं, सिमिलर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए स्ट्रिंग्स को देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स क्या है, कैरेक्टर एरेज हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूज़ करते हैं लास्ट में, जो क्या है हमारा नल कैरेक्टर है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर बोलते हैं, एंड मार्कर है ये। ठीक है, तो हेलो अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट किया तो हमेशा स्ट्रिंग में क्या होगा, एक नल कैरेक्टर एडिशनल रहेगा। अब देखिए कैसे हम इसे डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर S10। ठीक है, तो ये क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो हम इसमें 9 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, साथ में नल कैरेक्टर एक हमारा इंसर्ट होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे लिखते हैं हाय मॉम, तो ये क्या आ गया, हाय मॉम, और साथ में यहीं पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जितना हमारा वैल्यू है एरे में, उसके बाद ही क्या आ जाता है, नल कैरेक्टर आ जाता है। अब देखिए हाय देयर अगर किया, हाय स्पेस देन देयर, उसके साथ ही हमारे पास क्या आ गया, नल कैरेक्टर आ गया। हम ऑमिट भी कर सकते हैं एरे साइज। स्ट्रिंग के केस में भी देखिए कैरेक्टर एरे है, अब यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया और ये हमने स्ट्रिंग दे दी है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली साइज क्या ले लेगा, 1 ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ दिस कोटेड स्ट्रिंग। अब देखिए अगर इसको हम लिखते हैं कैरेक्टर ABC और यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं है। अब अगर हमें एक एक कैरेक्टर देना है तो हमें साथ में नल कैरेक्टर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्ट्रिंग में भी इसी तरह से इंडेक्सेस रहते हैं, हाई 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर हाई लिखे तो H आ जाएगा 0 में, आई आ जाएगा 1 में, और नल कैरेक्टर आ जाएगा 2 में। अब देखिए जब भी मैन्युपुलेट करना है हमने, ठीक है, ये क्या है, DOBEDE। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 5 में, अगर ये वाला है हमारे पास, तो 7 है टोटल, और नल कैरेक्टर किस पे है, यहाँ पे है हमारे पास 7th पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब अगर हम 5 में क्या कर देते हैं, O कर देते हैं, और 6th पे हम क्या कर देते हैं, नल कैरेक्टर कर देते हैं। ठीक है, अगर इस पे हमने क्या किया, सॉरी एक्सक्लामेशन कर दिया। ठीक है, इस पे O कर दिया और इस पे एक्सक्लामेशन कर दिया है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इट विल नॉट एक्ट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नल कैरेक्टर जब तक है तभी तक हम स्ट्रिंग के फंक्शंस और एक स्ट्रिंग, इसे कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने इसे नल कैरेक्टर को ओवरराइट कर दिया तो आपके पास अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, इट विल नॉट एक्ट एज अ स्ट्रिंग। अब देखिए स्ट्रिंग लाइब्रेरी के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है string.h। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जब भी लाइब्रेरीज होती है, हैश क्या डिपिक्ट करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिपिक्ट करता है। इंक्लूड कर रहे हैं हम कौन सी फाइल, string.h। ठीक है, स्ट्रिंग है, .h मीन्स हेडर फाइल। इसी तरह से stdio.h होता है, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब देखिए स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट strlen फंक्शन यूज़ करते हैं, वो हमें क्या बताते थे, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देता है। अब देखिए इज इक्वल्स टू अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, इज इक्वल्स टू मतलब कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, क्योंकि इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स के साथ क्या है, इलीगल है। अब डेस्टिनेशन क्या है और सोर्स क्या है, वो दोनों चीज़ें हम स्पेसिफाई करेंगे। अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा। अब डबल इक्वल्स टू क्या होता है, कंपेयर करने के लिए होता है इंटीजर्स को, लेकिन स्ट्रिंग्स पे हम ये यूज़ नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो हमें क्या यूज़ करना है, strcmp। कंपेयर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, strcmp। तो यहाँ पे रिटर्न करता है 0 अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल हैं। स्ट्रिंग 1 अगर लेस है स्ट्रिंग 2 से तो लेस देन 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, और ग्रेटर देन वैल्यू रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर है स्ट्रिंग 2 से। स्ट्रिंग कंकैटिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं दो जो भी आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, उन्हें इकट्ठा करने के लिए, कंकैटिनेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, strcat फंक्शन। तो डेस्टिनेशन एंड सोर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग कंकैटिनेट में अदरवाइज स्पेस इंक्लूड नहीं करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस इंक्लूड नहीं करेगा, अगर आप देना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास गेट कैर। गेट कैर देखिए क्या करता है, एक कैरेक्टर को रीड करता है एक बार में टेक्स्ट स्ट्रीम से, ठीक है, और जहाँ पे भी हम स्टोर कराएंगे उसको वो हो जाएगा। मेनली क्या है, मतलब कि एक कैरेक्टर को रीड करेगा। और पुट कैर क्या करेगा, एक कैरेक्टर को राइट करेगा, ठीक है। जब भी हम स्क्रीन से, या तो हम स्क्रीन पे रीड स्क्रीन से कर रहे हैं, ठीक है, रीड और राइट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, या हम क्या करते हैं फाइल से वैल्यूज़ को फेच करें और फाइल में ही राइट करते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब देखिए गेट्स क्या करेगा, पूरी लाइन को रीड करता है, ठीक है, इनपुट करा रहे हैं अगर हम और पूरी लाइन को कराना चाह रहे हैं तो गेट्स यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से एफ गेट्स यूज़ करेंगे जब भी हम फाइल से रीड करना चाहते हैं। पुट्स यूज़ करेंगे जब हम राइट कराना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट लाइन। और एफ पुट्स यूज़ करेंगे जब हम फाइल में राइट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जर्नली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अब देखिए जो मेन हमारे पास रहते हैं फंक्शंस सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में डायनामिक एलोकेशन से रिलेटेड वो कौन कौन से होते हैं, कैलोक, मैलोक एंड फ्री, ठीक है। कैलोक और मैलोक असाइन करने के लिए और फ्री उसे डी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अलग से हीप मेंटेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीप के थ्रू हमारा काम चलता है। जब भी एलोकेशन होता है कंपाइल टाइम पे, तब हमारा क्या यूज़ हो रहा होता है, स्टैक यूज़ हो रहा होता है। अब देखिए कैलोक और मैलोक ये दो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं एलोकेशन के लिए। तो ये क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह की वैल्यूज़ हम स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम टाइप कास्ट कर लेते हैं जिस तरह की भी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, चाहे इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है, फ्लोट करानी है, कैरेक्टर करानी है, अकॉर्डिंगली हम कर लेते हैं। अब देखिए कैलोक जो है इसके लिए हमें क्या इंक्लूड करना पड़ता है, stdlib.h, ये हमें इंक्लूड करना पड़ता है। कैलोक जो है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है। कैलोक जो है वो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। और जो मैलोक फंक्शन होता है ये 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। एक ये फंक्शन है, दोनों में ये कई बार पूछ लिया जाता है। जो कैलोक फंक्शन होता है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है और मैलोक फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। अब जो कैलोक फंक्शन है वो उसमें जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी मेमोरी आप लेना चाह रहे हैं वो सभी इनिशियलाइज होती हैं 0 से। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन कैलोक एंड मैलोक, जब भी कैलोक से डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है तो जितनी भी मेमोरी एलोकेट हो रही है उसमें सभी लोकेशंस पे क्या होगा, सभी मेमोरी लोकेशंस पे क्या होता है, 0 होता है। और मैलोक में क्या होता है, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। मैलोक में भी आपको stdlib यूज़ करना पड़ता है। बस 2 डिफरेंसेस हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। इसमें 0 होता है कैलोक में, ठीक है, कैलोक में 0 होगा और 2 वेरिएबल्स होते हैं, 0 2 कैलोक में, ठीक है। मैलोक में आपका कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है और साथ में 1 आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। अब कैलोक और मैलोक का जो रहता है, देखिए इसमें देख कैलोक strlen एक वेरिएबल हो गया और साइज ऑफ कैर अनदर वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब कैरेक्टर टाइप में हमें उसे टाइप कास्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर स्टार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैलोक में देखिए strlen यूज़ कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू हम दे रहे हैं मैलोक को। और इसमें भी उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसे टाइप कास्ट कर देते हैं, ठीक है। और फ्री करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा कहाँ पे है, stdilib.h में है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितनी भी वैल्यू हमने एलोकेट कराई हुई है उसे डी एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया फ्री और साथ में पॉइंटर नेम। नेक्स्ट एक लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अपना इसमें सी प्रोग्रामिंग में, वो है स्ट्रक्चर्स। अब देखिए स्ट्रक्चर्स कब यूज़ करते हैं हम, अभी एरे में हमने देखा जो डेटा टाइप है, एरे जो डेटा टाइप है हमारा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं, एक नया डेटा टाइप है ये, जिसमें हम कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में हम क्या लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को हम कलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सी में जो है 3 मेथड्स हैं डिफाइन करने के स्ट्रक्चर, वेरिएबल स्ट्रक्चर, टैग्ड स्ट्रक्चर एंड टाइप डिफाइंड स्ट्रक्चर। तीनों का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। देखिए अ वेरिएबल स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिफाइंस अ स्ट्रक्ट वेरिएबल। अब देखिए स्ट्रक्ट लिया $x $y एंड देन पॉइंट, ठीक है। एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, अलग अलग 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं हम, डबल है दोनों, चाहे इंटीजर लें, डबल लें, कैरेक्टर लें, डबल लें, कुछ मर्जी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर टाइप का क्या हो गया, पॉइंट एक वेरिएबल बन गया,
ठीक है, यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैग्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्ट्रक्ट एंड देन पॉइंट अंडरस्कोर टी। ठीक है, अब ये क्या किया हमने, टैग्ड स्ट्रक्चर में हमें एक टाइप बना दिया। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर टैग ले लिया पॉइंट अंडरस्कोर टी। अब पॉइंट अंडरस्कोर टी जब भी हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट पॉइंट, इस तरह के डिफरेंट क्या बन जाएंगे हमारे पास, वेरिएबल्स बन जाएंगे स्ट्रक्चर टाइप के। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे। इस केस में हमने यहाँ पे ये नहीं लिया था, यहाँ पे हमने लिया। अब ये डिफरेंट मेंबर्स हैं, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब जब भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, कहीं पे भी ज़रूरत हो सकती है विद इन प्रोग्राम, तो जहाँ पे भी हमें डिक्लेयर करना है इस तरह का, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट पॉइंट अंडरस्कोर टी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और कहीं पे भी आगे ज़रूरत होगी तो अकॉर्डिंगली आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक टाइप डेफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम क्या करें, स्ट्रक्ट बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें हम क्या करें, स्ट्रक्ट पॉइंट अंडरस्कोर टी हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, देखिए टाइप डेफ स्ट्रक्ट। अब यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स विदाउट स्ट्रक्ट कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्या यूज़ किया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टी। ठीक है, लॉन्ग 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं विद इन दिस। ठीक है, SSN, एम्प्लॉय टाइप और सैलरी। अब एम्प्लॉय अंडरस्कोर टी जो है वो हमने लेना है जब भी हमने क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, तो EMP लें या EMP1 लें, 2 लें, एरे लें, कुछ भी लें, तो सिर्फ एम्प्लॉय अंडरस्कोर टी लेना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना होता है, ठीक है, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, नॉट वेरिएबल्स, वेरिएबल के मेंबर्स को जब भी एक्सेस करना होगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया, EMP क्या हो गया, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल हो गया, और ये EMP के क्या हो गए, मेंबर्स हो गए। अब जब भी मेंबर्स को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। ठीक है, क्या करेंगे, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। तो यहाँ पे हमारा जैसे EMP है, EMP डॉट SSN। ठीक है, तो EMP डॉट EMP टाइप, इस तरह से हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स में। और एरो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं जब भी हम पॉइंटर्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट स्ट्रक्चर वेरिएबल का पॉइंटर एंड एरो और फिर मेंबर नेम। ठीक है, अब एक पॉइंटर अगर हमने डिक्लेयर कर लिया, सपोज यहाँ पे EMP PTR। ठीक है, एक EMP PTR क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, तो उसे हम यूज़ करें EMP PTR SSN। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एरो ऑपरेटर लेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट वेरिएबल नेम के साथ यूज़ करें तो डॉट ऑपरेटर, और पॉइंटर वेरिएबल के साथ यूज़ करें तो एरो ऑपरेटर। नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, अब इसी को ही हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नेस्ट कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल है। इनिशियलाइज कराना चाहते हैं आप तो इनिशियलाइज इस तरह से हो जाती हैं वैल्यूज़। ठीक है, डेट अंडरस्कोर टी, ये कौन सा है, टाइप डिफाइंड स्ट्रक्चर, देन ड्यू डेट लिखा, और फिर मंथ, डे एंड ईयर, इस तरह से हमने स्पेसिफाई कर दिया। एरेज को भी यूज़ कर सकते हैं हम विद इन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, तो ये है हमारा आवर्स वर्कड। तो यहाँ पे विद इन स्ट्रक्चर जो है मेंबर भी आपका एरे हो सकता है, और हम जब भी एरे के स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं तब भी हम एरेज ले सकते हैं। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए। तो देखिए यहाँ पे हमारे सी के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन हो गया हमारा सी का। अब हम डिस्कस करेंगे MCQs जो इंपॉर्टेंट बनते हैं सी लैंग्वेज में, और साथ में कुछ PYQs हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है HTET 2020 में। इन सी प्रोग्राम अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, अ नंबर, अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, या a number and a special symbol other than underscore. And the correct option for this question is fourth one, that is a number and special symbol other than underscore. We cannot start a variable name with these things. In C program, what is the right syntax to access value of structure variable book with members, price and page? तो जब भी हमारा स्ट्रक्चर्स होता है और स्ट्रक्चर के नेम के साथ हमें मेंबर्स को एक्सेस करना होता है तो हम किस तरह से करते हैं, स्ट्रक्चर का नेम डॉट जो भी आपके मेंबर्स नेम्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर नेम डॉट मेंबर नेम। तो यहाँ पे हमारे किस तरह से एक्सेस हो जाएगा, बुक डॉट प्राइस एंड बुक डॉट पेज, बुक डॉट प्राइस एंड बुक डॉट पेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनती है आपकी वो कौन सी बनती है, फर्स्ट। नेक्स्ट में प्राइस डॉट बुक, पेज डॉट बुक, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं होगा और इस तरह से भी नहीं होगा। अगर कोई पॉइंटर है, सपोज पॉइंटर है कोई PTR जिसमें बुक का एड्रेस है, तो हम किस तरह से करते हैं, PTR एंड देन
एरो, आफ्टर दैट प्राइस एंड PTR, इस तरह से, फिर आपके पास सेकेंड मेंबर क्या है, पेज, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि पॉइंटर है और उसमें कैसे एक्सेस करेंगे हम मेंबर्स को, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पॉइंटर नेम एंड देन मेंबर नेम यूजिंग दिस एरो। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। 2020 में 3 क्वेश्चंस आए हुए थे सी लैंग्वेज से। ठीक है, तो फादर पूछा हुआ था सी लैंग्वेज का, बजाने स्ट्राउस्ट्रप, डेनिस रिची, जेम्स ए गॉसलिंग और डॉक्टर EF कॉर्ड में से कौन से हैं, डेनिस रिची। बजाने स्ट्राउस्ट्रप आपके किसके हैं, C++ के, जेम्स ए गॉसलिंग जावा के हैं, और ये किसके हैं, रिलेशनल DBMS के। नेक्स्ट है हमारे पास 2017 के क्वेश्चंस। 2017 में 4 क्वेश्चंस आए थे HTET के एग्जाम में, और 2020 में हमने देखा 3 क्वेश्चंस आए थे। 2018 और 19 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था सी लैंग्वेज से। ठीक है, 0 क्वेश्चंस थे। तो देख लेते हैं 2017 के क्वेश्चंस। इन कंटेक्स्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट argv। तो argv और argc हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, मेन फंक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका argv के बारे में पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। It is an array of character pointers. It is pointer to an array of character pointers. It is an array of characters and it is a simple integer variable. तो जो ये यहाँ पे होता है इसमें तो आपका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और ये आपका क्या होता है, एरे होता है कैरेक्टर पॉइंटर्स का। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स। नेक्स्ट वी हैव इन सी प्रोग्रामिंग बॉडी ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें उसकी बॉडी में कौन सी स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है। तो केस लेबल्ड स्टेटमेंट, डिफॉल्ट लेबल्ड स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट एंड अ लूप। तो उसमें केस लेबल्ड स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज डिटर्मिन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड सेगमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ऐड फंक्शन, जिसमें हम दो वैल्यूज को ऐड करके रिटर्न करा रहे हैं। मेन से हम 2 वैल्यूज को पास कर रहे हैं उस फंक्शन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल सी में हम ऐड करा के रिटर्न करा रहे हैं वैल्यूज को। 10 और 20 यहाँ से पास की जा रही हैं। देखिए 10 और 20 पास कर रहे हैं किन्हें, ए और बी को। तो 10 किस में चला जाएगा, ए में, और 20 किस में चला जाएगा, बी में। जो बी में ऑलरेडी वैल्यू है उससे वो ओवरराइट कर देगा। तो ए और बी में जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 और 20 हो जाएगी। कॉल बाय वैल्यू के केस में वो वैल्यू क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी, और रिटर्न क्या करेगा, वो 30। ठीक है, तो रिटर्न वो 22 नहीं करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 30। नेक्स्ट, इन सी प्रोग्रामिंग पॉइंटर अरिथमेटिक कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था कि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है। जिस तरह से हम सिंपल वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक यूज़ करते हैं, जैसे x++ किया, तो इसी तरह से अगर एक पॉइंटर वेरिएबल है तो उसमें भी हम यूनरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, PTR++ या माइनस कर सकते हैं या नहीं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा अगर आपको याद हो। ठीक है, इसी तरह से हम PTR1 + PTR2 कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या ये पॉइंटर अरिथमेटिक हम हर तरह के पॉइंटर के ऊपर कर सकते हैं, ये हमें देखना है, और इनमें से किसके ऊपर नहीं कर सकते ये हमें आंसर करना है। ठीक है, तो वॉइड पॉइंटर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि वॉइड पॉइंटर क्या होता है, किसी भी तरह का पॉइंटर नहीं है। ठीक है, अगर हम इंटीजर पॉइंटर की बात करें तो int स्टार PTR है, तो हमें पता है, ठीक है, कंपाइलर को पता है कि अगर PTR++ होता है तो वो कितना उसे आगे जाना है, कितना मूव करना है। इंटीजर अगर है वो वैल्यू कितनी ले रहा है, 2 बाइट्स ले रहा है। इसी तरह से अगर हमने पॉइंटर को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है तो उसे पता है कि फ्लोट कितने ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है सपोज। ठीक है, तो 4 बाइट्स के बाद उसे क्या करना है, फिर 4 बाइट्स लिए एक फ्लोट टाइप वेरिएबल लें, सपोज फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल है x। तो PTR जो है उसमें किसका एड्रेस सेव है, इस फ्लोट पॉइंट वेरिएबल का। ठीक है, x का एड्रेस कहाँ स्टोर है, PTR में। अगर हम PTR करते हैं तो यहाँ पे 4 बाइट्स किसको मिली हुई हैं, x को मिली हुई है। तो सपोज ये एड्रेस जो है इसका ये क्या है, 400 से लेके 403 तक है जो एड्रेस मिला हुआ है x को। ठीक है, तो अब जब हमने PTR++ करेंगे तो वो 404 शो करेगा अगर इस टाइप का होगा। ठीक है, फ्लोट टाइप का। अगर इसी तरह से इन टाइप का होगा तो हम ++ करते हैं तो वो जो भी टाइप का पॉइंटर है उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग उसमें +1 करता है। ये नहीं कि अगर 3 है तो वो 4 हो जाएगा, नो। पॉइंटर वेरिएबल में हमेशा एडिशन जो होगा उसके टाइप के अकॉर्डिंग होगा।
ठीक है, अगर प्लस प्लस लिखा है तो +2 कर रहा है, 1 कर रहा है कैरेक्टर के केस में, 4 करेगा फ्लोट के केस में। ठीक है, तो जब हमने वॉइड अगर डिक्लेयर कर दिया तो उस तरह के पॉइंटर का हमें पता ही नहीं है कि कितना वैल्यूज में इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या हम एडिशन कर रहे हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक जो है वो हम वॉइड पॉइंटर पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, ये आपके थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2016 से 2020 तक आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू विच सेज लिटरल मीन्स अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, अ कैरेक्टर और एन अल्फाबेट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में उन्हें हम लिटरल्स बोलते हैं, चाहे वो इंटीजर कांस्टेंट हो तो वो इंटीजर लिटरल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, जो भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे ही चूज करेंगे, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग ही कांस्टेंट होते हैं लिटरल्स, इंटीजर होता तो भी होते, फ्लोट होता तब भी होते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन। कास्टिंग रेफर्स टू इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, coercion refers to implicit type conversion, casting means coercion, coercion refers to explicit type conversion। तो जो हमारा कास्टिंग होता है वो हमारा implicit टाइप कन्वर्जन नहीं होता है, एक्सप्लिसिटली, जिसे हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करा रहे होते हैं हम, वो क्या होता है आपका कास्टिंग। कोर्जन जो होता है वो आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो ऑटोमेटिकली जो होता है वो कौन सा होता है, कोर्जन। ठीक है, तो कास्टिंग और कोर्जन एक ही बात नहीं है, और कोर्जन एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट में से देखिए कोई एक ही होगा, और जो करेक्ट है वो क्या है, कास्टिंग रेफर्स टू इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, द डैश ऑपरेटर इज अ टेक्निक टू फोर्सफुली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू द अदर। सो कास्टिंग, कन्वर्जन, टाइप या यूनरी। सो आउट ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज कास्ट, क्योंकि कास्ट ऑपरेटर यहाँ पे हमने देखा कोर्जन जो है ऑपरेटर वो किस तरह का है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। अगर ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है तो कास्टिंग आपका यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। तो एक्सप्लिसिट मीन्स हम फोर्सफुली करा रहे हैं कन्वर्ट, सो इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कास्ट। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी। Keywords can be used as variable names. Variable names can contain a digit. Variable names do not contain a blank space. Capital letters can be used in variable names. ठीक है, तो हम लास्ट जो 3 ऑप्शंस हैं हमारी वो हो सकती हैं वेरिएबल नेम्स में, डिजिट हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता, और कैपिटल नेम्स लेटर्स हो सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। नेक्स्ट प्रिंटफ %d प्रिंटफ टिम। तो देखिए इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, सबसे पहले तो ये समझेंगे। अगर आपका प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ है, नेस्टेड हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट्स यूज की हुई हैं, तो प्रिंट फर्स्ट जो हम राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ्ट ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट जब इसका एग्जीक्यूशन रहेगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, टिम। अभी सबसे पहले प्रिंट होगा टिम, उसके बाद जो ये प्रिंटफ है %d, ये आपको क्या नंबर प्रिंट करके देगा, जितने इसने नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रिंट किए हैं उतना ये आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये कितना कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट्स है 3, तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आपको क्या रिटर्न करेगी, 3। सो द आउटपुट विल बी टिम 3। सो द आउटपुट विल बी टिम 3 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट टिम 3। सिंटेक्स एरर नहीं आएगा इस केस में, ना ही गार्बेज होगा और ना ही सिर्फ टिम होगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, दैट विल नॉट बी द केस। प्रिंटफ में आप प्रिंटफ यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास क्या है, 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं। देखिए x की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज की हुई है 1987। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट प्रिंटफ के पास। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1987। प्रिंट इसी सीक्वेंस में होगा, प्रिंट इस तरह से होगा, प्रिंट ये नहीं कि इसके बाद वाला प्रिंट इसके आगे प्रिंट करेगा, नो, प्रिंट इसके बाद ही होगा। सबसे पहले ये प्रिंट हो गया आपका स्क्रीन पर, उसके बाद %d। अब इसने देखिए कितने नंबर ऑफ लेटर्स रिटर्न किए हैं, कितने डिजिट्स हैं, 4। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4। उसके बाद क्या लिखा आएगा आपके पास, 4। अब ये प्रिंटफ ने इस वाले प्रिंटफ को काट दीजिए, इसने तो 1987 प्रिंट कर दिया। उसके बाद इस वाले प्रिंटफ ने क्या प्रिंट किया, 4।
ठीक है, तो 4 हमारा प्रिंट हो गया। अब इस वाले प्रिंट एफ को क्या रिटर्न होगा कि इस प्रिंट एफ ने, सेकेंड वाले प्रिंट एफ ने कितने डिजिट्स रिटर्न किए हैं। इसने देखिए कितने डिजिट्स रिटर्न किए हैं, सिंगल डिजिट रिटर्न की है। तो इस जो हमारा सबसे बाहर है प्रिंट एफ, तो उसके पास क्या आ जाएगा, वो क्या प्रिंट करेगा, सिंगल 1, ओनली 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस है, प्रिंट एफ कराना है x और y की वैल्यूज को। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, 5 है, और y में हम क्या करा रहे हैं, x प्लस प्लस। तो जो भी x की वैल्यू होगी वो पहले कहाँ स्टोर हो जाएगी, y में। ठीक है, वो पहले एलोकेट हो जाएगी और उसके बाद x में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये क्या आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्री इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है, पहले वैल्यू +1 प्लस हो जाएगा और फिर एलोकेट होती है, लेकिन x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में जो भी वैल्यू होगी वो पहले एलोकेट हो जाएगी, जो भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, और फिर इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर है 6 and 5। वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next we have the value of an automatic variable that is declared but not initialized will be 0, -1, unpredictable and none of these। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, गार्बेज वैल्यू रहती है, तो हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज अनप्रेडिक्टेबल। ऑटो जो वेरिएबल होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनकी वैल्यू क्या रहती है, अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, गार्बेज। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम मीन, और इसमें आप देखिए फ्लोट ए क्या वैल्यू है 0.5, बी की क्या वैल्यू है 0.7। तो यहाँ पे इफ एल्स है, उसे आपको मैनेज करना है, देखना है कि क्या आउटपुट आएगा। इफ बी लेस देन 0.8, बी क्या है आपका 0.7, तो बी क्या है, लेस देन 8 है। तो देखिए ये जो इफ है इसका एल्स ये रहा और इस इफ का एल्स ये रहा। ठीक है, तो अब इस इफ के साथ क्या है, ये अगर हमारी एग्जीक्यूट होंगी अगर बी क्या है 0.7 से 0.8 से कम है या नहीं है, तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस वाले पोर्शन में जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो कहाँ चला जाता कंट्रोल, यहाँ पे आ जाता, लास्ट वाले एल्स के पास। अब हम जाएंगे सेकेंड इफ के पास। सेकेंड इफ क्या कहता है कि ए की वैल्यू क्या लेस देन 0.5 है, वो इक्वल है, लेस नहीं है, तो इट मीन्स हम कहाँ जाएंगे, इसके पास। तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्या एल्स क्या प्रिंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका PQR। So the correct option is PQR. Next we have the following program fragment. This is int star A. Star A is equals to 7. So it will assign 7 to A, result in compilation error, assigns address of A as 7 or segmentation fault. So this is segmentation fault. ठीक है, यहाँ पे आपका एरर आएगा। एक तरह से इस तरह से कभी भी वैल्यू हम स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, उसमें हमें किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर कराना होता है। नल वैल्यू आप दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी passed to a function as argument, changed within function, returned by a function, assigned an integer value। तो जो पॉइंटर वेरिएबल है, क्या हम उसे पास कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल को हम पास नहीं कर सकते, हम पास क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, और जहाँ पे रिसीव कर रहे होते हैं वहाँ पे फिर हम कोई भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो जब पास करते हैं तो हम एड्रेस पास कर सकते हैं, कभी भी पॉइंटर वेरिएबल पास नहीं करते। चेंज्ड विद इन अ फंक्शन, क्या हम फंक्शन के बीच में उसे चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते, और ना ही हम उसे कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हम उसे कभी भी इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसमें हमें कोई ना कोई एड्रेस ही देना पड़ता है। ठीक है, तो और थर्ड ऑप्शन क्या है, रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन। तो पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न किया जा सकता है, जहाँ से रिटर्न किया जाएगा, तो जो भी उसे रिसीव कर रहा होगा वो क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेगा। द लूप इन विच द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी स्टेटमेंट्स, वो कौन सा लूप है, डू वाइल, वाइल, फॉर या गो टू, दैट इज डू वाइल लूप। द कंट्रोल ऑटोमेटिकली पासिस टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, जो भी लूप के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वहां पे कंट्रोल आपका चला जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट की हेल्प से, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रेक स्टेटमेंट।
Next we have this piece of code where main function is given and then long type variable है I जिसमें 30,000 वैल्यू है और हम उसे प्रिंट करा रहे हैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ, ठीक है, जो सिंपल इंटीजर का होता है %d। और लॉन्ग के लिए हमारा यूज़ होता है l या ld, li भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं लॉन्ग के लिए, तो यहाँ हम d ले रहे हैं इंटीजर के लिए। तो अगर इस जो भी वैल्यू है इसकी रेंज जो होगी -32768 से 32767, ठीक है, अगर इस रेंज में होगा तो ये फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर इस रेंज से नहीं होगी, कुछ भी वैल्यू इससे ज़्यादा या कम होगी, ठीक है, इससे कम है वैल्यू या इससे ज़्यादा है, तो वो उस अकॉर्डिंगली हम फिर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फिर वो सर्कुलर मोशन में क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके इस तरह से मूव होती रहती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास दी हुई है वैल्यू 30,000 जो रेंज के बीच में है, जो भी रेंज होती है हमारी इंटीजर की, तो वैल्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी प्रिंट करने में, वैल्यू एज इट इज़ क्या प्रिंट हो जाएगी 30,000। ईच सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिंस विद, जो भी सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो सभी किससे स्टार्ट होते हैं, हैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। The directive that can be used to test whether an expression evaluates to non-zero value or not. डायरेक्टिव जिस तरह से हम इफ़ यूज़ करते हैं उसी तरह से डायरेक्टिव्स में भी हमारे पास जो यूज़ होता है इफ़, उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, हैश लगाना पड़ता है। उसके लिए भी अगर हमें चेक करना है कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, हैश इफ़, ठीक है। तो उसे एंड करने के लिए एंड इफ़ यूज़ करते हैं, और एल्स इफ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एल इफ। नेक्स्ट वी हैव मेन एंड देन printf %p मेन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं मेन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन हमेशा इस तरह से अगर हम करेंगे तो वो क्या प्रिंट कराएगा, एड्रेस प्रिंट कराएगा मेन फंक्शन का, और जो p होता है ये प्रिंट कराने के लिए होता है एड्रेस को, ठीक है। तो %p एंड मेन फंक्शन अगर हम printf स्टेटमेंट में लिख रहे हैं तो वो क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस ऑफ मेन फंक्शन के एड्रेस को प्रिंट कर देगा। Next we have this operator is used for right shifting, left shifting, bitwise shifting or bitwise complement. So this operator is used for left shifting. इसी तरह से हमारा ये ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, राइट शिफ्टिंग के लिए। The C language includes the header file standard input and output in. कौन सी लाइब्रेरी में मिलती है आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है, stdlib.h, stdio.h, conio.h या हैश इंक्लूड। सो इट इज stdio.h, इस लाइब्रेरी में आपको मिलेगा स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या होता है, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड कंसोल इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी है जिसमें हमें फाइल्स मिलती है, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। द वैल्यू दैट फॉलोज द कीवर्ड केस में ओनली बी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, नंबर, सेमीकोलन। तो जो केस में आपके पास स्विच में हम देखते हैं केसेस, तो उसमें आपके पास क्या हो सकता है, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, कांस्टेंट हो सकती हैं, वेरिएबल, नंबर या सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वेरिएबल नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर हो सकता है बट वो इसमें कांस्टेंट में सभी चीज़ आ जाएगी, आपके पास 1 2 3 4 5 6 नंबर भी आ जाएंगे और साथ में ABCD भी आ जाएगा, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब आपके आ सकते हैं केस में। An array of pointers is same as, so array of pointers, यहाँ पे आपके क्या है, सभी pointers हैं, इस array में सभी pointers हैं, मीन्स सभी addresses स्टोर हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, pointer to array, pointers to pointers, pointer to function and pointer to structure। तो हमने ये भी अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था कि pointers to pointers होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स। जब भी पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स होंगे हमारे पास तो वो क्या होते हैं, हमेशा एरे ऑफ पॉइंटर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। हेयर वी हैव मेन फंक्शन जिसमें आपका एक आई वेरिएबल लिया हुआ है लॉन्ग टाइप का 65536, उसकी वैल्यू है और प्रिंट कराना है हमने आई, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता li या ld तो वो लॉन्ग इंटीजर के लिए होते हैं, तो 65536 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ है %d, तो उस केस में आपका क्या होगा, %d की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -3 to
768 से 32767, ठीक है, ये रेंज होती है हमारी सिंपल इंटीजर की, लॉन्ग इंटीजर की होती है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्या होगा, जो भी वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3276 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसका वो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज अगर आपकी वैल्यू है 32768, तो वो क्या होगा, इसमें +1 ऐड करके आएगा, ठीक है ना, +1 ऐड करके आ रहा है। लेकिन हम सर्कुलर वे में जब अगर चल रहे हैं तो नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे सीक्वेंस में तो वो कौन सी है, -32768, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर 32768 होगा तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 3276 -32768, ठीक है। तो इसी तरह 65536 के लिए हम क्या करेंगे, आगे आगे इसी तरह से मूव करते रहेंगे। तो अगर आप इसमें ऐड करके देखें, 327658 में 32767 ऐड करते हैं अगर आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 65535, ठीक है, 65535 आ गया। तो जब हम उतना ऐड कर रहे हैं तो हम इधर से पहुंचेंगे -1 पे, ठीक है। जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 32767 तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, -1 पर पहुंच रहे हैं, और टोटल आपको कितना मिल जा रहा है वैल्यू, 65535। तो अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, 65536, तो उसमें हम फर्दर -1 में 1 ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपके इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी वैल्यू इसके ऊपर होगी, 32767 से ऊपर जो भी वैल्यूज होंगी उसको हम वापस कहाँ, नेगेटिव में, फिर इसी तरह से वापस काउंट करते करते कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें मैथमेटिक्स को यूज़ करना है और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। सो 65536 है अगर, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। यहाँ पे आपके पास मेन फंक्शन है, उसमें इंट आई को 1 लिया हुआ है और डू वाइल लूप यूज किया हुआ है और %d डॉट डॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। %d डॉट डॉट प्रिंट होगा तो जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी और डॉट डॉट साथ में प्रिंट होगा। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 डॉट डॉट प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो आई की वैल्यू हो गई 0 और फिर डॉट डॉट दोबारा से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, B, 1 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट। नेक्स्ट वी हैव C allows a 3-way transfer of control with the help of यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो 3-वे ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल सी में हमारा किसके थ्रू होता है, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती हैं, ट्रू है या फॉल्स है जो भी हम चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द स्टेटमेंट दैट ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जो बिगिनिंग ऑफ द लूप में क्या करता है, ट्रांसफर को कर देता है कंट्रोल को, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स अगर उसके बाद हैं कंटिन्यू के बाद तो उन्हें वो बाईपास कर देगा, उन्हें लीव करके स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, वो है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप से ही बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका लूप है, लूप से ही क्या होगा, वो बाहर ले आएगा आपके कंट्रोल को, लेकिन ये क्या करेगा, आपका बाईपास कर देगा जो बाकी की स्टेटमेंट्स और वापस बिगिनिंग ऑफ द लूप पर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो इज इंट आई, मेन फंक्शन है आपका और यहाँ पे प्रिंट कराना है अपने आई की वैल्यू को। तो आप देख पा रहे हैं आई क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू हमेशा इनिशियलाइज होती है 0 से, तो यहाँ पे आपकी जो आई की वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो जाएगी, 0। नेक्स्ट वी हैव अ फ्लोट वेरिएबल कैन स्टोर एनी वेरिएबल विद इन द रेंज ऑफ। तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं और इसमें से आपका करेक्ट आंसर है -3.4 मल्टीप्लाई 10⁻38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻38। नेक्स्ट वी हैव द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सप्लाइड फ्रॉम द कमांड लाइन बाय कन्वेंशन इज नोन एज। तो जब हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई करते हैं तो वो कौन से पैरामीटर में जाता है, argv। हम यहाँ पे कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट्स को क्या करें, सेंड करें, ठीक है। तो मेन फंक्शन में जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स किस में जाते हैं, argc में जाते हैं। argv क्या है आपका, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स। Next we have what will be the output of the following program. Main function is given and x की वैल्यू क्या है 15, %d is given। उसके बाद आपको चेक करना है क्या x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 15 है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 15 है, तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी, 20 असाइन हो जाएगी, x को 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 20।
और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या x की वैल्यू लेस देन 30 है। तो देखिए x की वैल्यू पहले 15 थी और अब क्या हो गई है 20, तो इसका मतलब x की वैल्यू 30 से कम है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा 1। तो आपका करेक्ट आउटपुट क्या हो जाएगा A, दैट इज 0, 20 एंड 1। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग प्रोग्राम वुड प्रिंट ABC। तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है, उसमें प्रिंट एफ ABC दे रहे हैं हम, साथ के साथ मेन फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं इसी में ही। तो आपका क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन अपने आप को ही क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है बार बार। तो ये क्या प्रोसेस होता है, रिकर्जन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जब भी हम एक फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो रिकर्जन होता है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए कभी कोई ना कोई, तभी वो क्या होता है इनफाइनाइट टाइम्स रन नहीं करेगा, नहीं तो वो बार बार रन करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशन आप देख पा रहे हैं नहीं है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स क्या होगा, ये वाला कोड क्या होगा, रन करेगा। इसका मतलब जो ABC है वो क्या आपका प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट वी हैव गिवन द स्टेटमेंट मारुति डॉट इंजन डॉट बोल्ट्स इज इक्वल्स टू 25। सो आपको यहाँ पे बताने क्या चीज़ ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे हम बोल्ट्स में क्या वैल्यू डाल रहे हैं 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्या है, कोई भी मेंबर है, ये क्या है, मेंबर है। और स्ट्रक्चर क्या है आपके मारुति और इंजन। और देखिए इंजन के मारुति के अंदर कौन सा नेस्टेड है, स्ट्रक्चर इंजन नेस्टेड है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, यही चीज़ आपको यहाँ चेक करनी थी। तो देखिए स्ट्रक्चर बोल्ट इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर इंजन, नहीं ये तो मेंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। स्ट्रक्चर इंजन इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर मारुति, जो स्ट्रक्चर इंजन है वो मारुति स्ट्रक्चर में नेस्टेड है, यस, सो दिस इज करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर मारुति इज नेस्टेड, ये बोल रहे हैं स्ट्रक्चर मारुति जो है इंजन में नेस्टेड है, नो। मारुति नेस्टेड है बोल्ट्स में, नो। So the correct answer is B, that is structure engine is nested within structure Maruti. Next we have if A is equals to 5 and B is equals to 7, then the statement P is equals to A greater than B and this. क्या करेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, असाइन करेगी 5 P को, या 7 असाइन कर देगी P को, या 8 असाइन करेगी P को, या एरर मैसेज देगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या देगी, एरर मैसेज देगी, क्योंकि टर्नरी जो ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ पे आपने जो भी चेक करा उसके बाद आपका ये सीक्वेंस रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क पहले आता है और कॉलन बाद में आता है, तो ये क्या आपका दे देगी, एरर मैसेज देगी। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट होगी एरर मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इफ एन इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स एंड कैरेक्टर ऑक्यूपाई 1 बाइट ऑफ मेमोरी, ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वुड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स। तो इस स्ट्रक्चर, कोई भी अगर स्ट्रक्चर होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है ना, कोई भी अगर एलिमेंट है, एक हम एलिमेंट ले लेते हैं स्ट्रक्ट का, अगर कोई भी एक हम एलिमेंट लेते हैं नेम 1, नेम 2, नेम 3, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हर एलिमेंट, ये आपको बताना है। तो हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, एक एज होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी और एक नेम होगा। तो इंटीजर वैल्यू ये क्या बता रहे हैं, 4 बाइट्स लेता है, और कैरेक्टर नेम 20। तो कैरेक्टर वेरिएबल हर कैरेक्टर कितना बाइट लेगा, 1। तो टोटल यहाँ पे कितने बाइट्स हो गए, 20। तो टोटल कितना हुआ आपका 4 + 20 दैट इज 24। तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। टू एक्सेस अ स्ट्रक्चर एलिमेंट यूजिंग अ पॉइंटर, एक स्ट्रक्चर एलिमेंट को यूज करना है, हमने एक्सेस करना है अगर पॉइंटर की हेल्प से, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, तो हम ऑपरेटर यूज करते हैं एरो। ठीक है, डॉट करते हैं अगर स्ट्रक्चर के नेम से हम एलिमेंट को यूज करें, और अगर पॉइंटर के हेल्प से करें तो आप यूज करेंगे एरो। पॉइंटर वेरिएबल देन एरो एंड आफ्टर दैट एलिमेंट का नेम। नाउ दिस इज इंट स्टार PTR, क्या ये इनवैलिड डिक्लेरेशन है, क्या ये पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए डिक्लेरेशन है, पॉइंटर टू इंटीजर, या नन ऑफ द अबव। सो दिस इज द डिक्लेरेशन फॉर पॉइंटर टू पॉइंटर। What will be the output of the following program? Main, after that we have int k num is equals to 30। यहाँ पे देखिए क्या करें हम, k is equals to num greater than 5। ठीक है, और वैसे देखा जाए ना तो ये सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए। देखिए अगर आप बाद में नोटिस करेंगे, देखिए एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए k वेरिएबल है और उसके बाद हमारे पास क्या है, num is equals to 30। तो यहाँ पे हम क्या चेक करें, क्या num greater than 30 है, हाँ जी है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद देखिए एक तो ये है स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलन के बाद ये चीज़ है। तो ग्रेटर देन 30 आपका क्या है, नम है, सॉरी ग्रेटर देन 5 है,
तो हम कहाँ पे कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली। तो यहाँ पे क्या चेक करें, नम क्या लेस देन 10 है, नहीं है, 10 से कम नहीं है, तो इसमें से कौन सा ट्रू हो जाएगा, ये वाला ट्रू के लिए और ये वाला फॉल्स के लिए। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई के में, 200। ठीक है, के में क्या वैल्यू आई आपकी 200। लेकिन अब हमने क्या प्रिंट करना है, देखिए प्रिंट क्या करा रहे हैं, ये सिंपली नम। सो नम क्या है, वैल्यू क्या है 30। सो प्रिंट क्या हो जाएगा 30। ये सिर्फ क्या है, टाइम वेस्ट करने के लिए दे देंगे इस तरह से स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका कोई रोल नहीं है जो हमें आउटपुट बतानी है उसमें। सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, नम की वैल्यू प्रिंट करानी है और वो वैल्यू क्या हो जाएगी 30। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।